Hello everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. Let's begin with the day 15 of our Smart Adhan series. In today's lecture, we will be dealing with the one-liners of biology. Biology के कुछ ऐसे one-liners statement हैं जो कि PYQ से लिए हैं मैंने, जो कि रिपीटेडली आपके वेरियस स्टेट PCS एग्जाम से पूछे जाते हैं. ठीक है, देखो PCS एग्जाम UPSC से कैसे डिफरेंट है. UPSC में कुछ कोर एरियाज है जिनसे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाता है. ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब यूपीएससी के फेवरेट एरियाज हैं. वहीं यूपीपीएससी की बात करें या बीपीएससी की बात करें या किसी भी स्टेट पीसीएस की बात करें तो आउट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इज़ देयर फेवरेट टॉपिक. और बायोलॉजी से वैसे से बहुत से नॉर्मल से टॉपिक्स पूछते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स, ठीक है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप फेस करते हो, कुछ ऐसी बीमारियाँ, ठीक है, कुछ ऐसा आपकी बॉडी से रिलेटेड चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए. वो बहुत ज़्यादा हाई फाई नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं करते आपसे, लेकिन कुछ बेयर मिनिमम चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो ये कमीशन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता हो. तो चलो देखते हैं बायोलॉजी में ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं. आपको एक आइडिया भी लग जाएगा और साथ ही साथ आप शुरू करने से पहले अटेंडेंस भी लगा दोगे. ठीक है, कल किसी ने बोला कि सर को ये वाला कमेंट बहुत पसंद है. पी डेफिनेटली मुझे ये कमेंट बहुत पसंद है. ठीक है, और जो इस तरफ होता है वही समझ सकता है कि इस कमेंट की क्या वैल्यू होती है. राइट, जब आप पढ़ाते हो और बच्चे सामने से लिखते हैं कि प्रेजेंट सर, इट मेक्स यू फील रियली गुड. बाय द वे, आई एम सॉरी कल का लेक्चर आ नहीं पाया था बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग. सो अब कोशिश करेंगे ज़्यादा ब्रेक नहीं हो, वरना पता लगा 30 डेज़ चैलेंज का 40 डेज़ चैलेंज हो जाए. राइट, सो लेट्स बिगिन. देखते हैं क्या क्या है. बायोलॉजी वन लाइनर्स. कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे. इसकी बात हम पहले भी एक लेक्चर में कर चुके थे. किसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, याद है? सिगरेट में बताया था मैंने, सबसे ज़्यादा होता है. अच्छा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गेट्स डिजॉल्व इन हीमोग्लोबिन ऑफ द ब्लड मोर रैपिडली देन ऑक्सीजन. ठीक है, याद रखना कि ऑक्सीजन जितनी जल्दी हीमोग्लोबिन में ब्लड में नहीं मिलता है ना, उससे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है ब्लड में. ठीक है, उससे मतलब फास्ट. याद रखना कि ऑक्सीजन से भी फास्ट कार्बन मोनोऑक्साइड आपके हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड में मिक्स हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा. राइट, ऑक्सीजन से फास्ट होता है. याद रखना, ये स्टेटमेंट एक्सट्रीम समझ के गलत मत कर देना कि अरे नहीं नहीं ऑक्सीजन से फास्ट कैसे हो सकता है. इट हैपेंस. नेक्स्ट चीज़, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना ब्लड में. राइट, देखो हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन ही है ऑक्सीजन को कैरी करना ब्लड में, लेकिन अगर बात कार्बन मोनोऑक्साइड की आ जाएगी तो ऑक्सीजन से भी फास्ट वो हीमोग्लोबिन में मिक्स हो जाएगा. तो क्या करोगे फिर आप? याद रखना, हीमोग्लोबिन जो है इज एन आयरन कंटेनिंग कंपाउंड. इसमें आयरन होता है. इट इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड. ब्लड जो खून जो आपको रेड कलर का दिखता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही दिखता है. राइट, इतने फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए. अभी देखो म्यूटेशन क्या होता है. म्यूटेशन होता है चेंज इन बेस सीक्वेंस विद इन द जीन. इसको म्यूटेशन बोलते हैं. ठीक है, बेस सीक्वेंस क्या होती है? आपने डीएनए में पढ़ा होगा, 4 केमिकल बेसिस का बना होता है डीएनए. कौन कौन से 4 केमिकल बेसिस होते हैं? एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन. ये चारों केमिकल बेसिस जिस सीक्वेंस में अरेंज होते हैं डीएनए में, उन्हीं को बेस सीक्वेंस बोलते हैं. बेस सीक्वेंस सिंपली मीन्स द ऑर्डर ऑफ दीज लेटर्स. राइट, ATGC. तो बाकी यही जब बेस सीक्वेंस में कुछ चेंजेस आते हैं तो उसको म्यूटेशन बोलते हैं. राइट, देखो जीन क्या होता है? जीन क्या होता है? एक तरह का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है. इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कैसे आपकी बॉडी में सेल्स को कैसे परफॉर्म करना है बॉडी में सेल्स को. राइट, कैसे सेल्स को प्रोटीन बनाना है, ये इंस्ट्रक्शन सारे जीन में लिखे होते हैं. राइट, और ये जो प्रोटीन बनते हैं इन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे जो प्रोटीन बनते हैं वही हमें जिंदा रखते हैं, वही हमें हेल्दी रखते हैं. जीन म्यूटेशन का मतलब ये है कि उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में कुछ चेंज कर दिया गया. ठीक है, एक सिंगल लेटर भी इधर से उधर हो गया ATGC में, तो मतलब आपके जीन इंस्ट्रक्शंस में चेंज हो गया, आपके इंस्ट्रक्शन मैनुअल में चेंज हो गया. तो जो प्रोटीन बनेगा वो शायद थोड़ा डिफरेंट तरीके का भी बन सकता है. राइट, या हो सकता है चेंज होने के बावजूद भी डिफरेंट तरीके का ना बने, सेम ही बने. आप केक बनाते हो तो कई बार 1 कप चीनी की जगह 2 कप चीनी डाल देते हो, लेकिन केक ऑलमोस्ट सेम ही बनता है. राइट, इस तरह से अगर म्यूटेशन हो रहा है तो हो सकता है कि कोई इफेक्ट ना हो म्यूटेशन का बॉडी पे. ठीक है, हो सकता है कि वो म्यूटेशन काफ़ी हार्मफुल हो जाए. राइट, और ये भी हो सकता है कि वो म्यूटेशन काफ़ी हेल्पफुल हो जाए. तो ये भी याद रखना है, म्यूटेशन की वजह से ज़रूरी नुकसान ही हो बॉडी को. बॉडी अच्छी भी हो सकती है, ख़राब भी हो सकती है, और हो सकता है बॉडी में कोई फ़र्क ना पड़े. राइट, तो आई होप आपको म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. अब म्यूटेशन की वजह से बेसिकली होता क्या है, सेम जीन के डिफरेंट वर्जन बन जाते हैं. सेम जीन्स के डिफरेंट वर्जन्स बन जाते हैं, उसी को LLS बोलते हैं. क्वेश्चन आएगा LLS क्या है? डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम जीन्स, इसी को LLS बोलते हैं. मतलब क्या है इसका? डिफरेंट वर्जन ऑफ द सेम जीन. इसका क्या मतलब है? सपोज आपकी बॉडी में जो जीन है जो आपकी आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आंखों की कलर के लिए. ठीक है, तो एक जीन का सेम वर्जन आपको ब्राउन कलर की आइज दे सकता है और आपको ब्लू कलर की आइज भी दे सकता है. तो एक ही जीन के, आई कलर के ही जीन के 2 वेरिएशंस हैं. राइट, एक आपको ब्राउन कलर दे सकता है, एक ब्लू कलर की आइज दे सकता है. तो इसी को बोलते हैं एलिस, कि सेम जीन के डिफरेंट वर्जन्स हो जाएं.
एलिलीज डिसाइड करते हैं बॉडी में वेरिएशंस, जैसे कि आई कलर, हेयर टाइप, ब्लड ग्रुप, ये सब एलिलीज के बेसिस पे डिसाइड होता है, तो इसको याद रखना। अच्छा, बॉडी में ब्रेन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? थिंकिंग के लिए, हार्ट बीट के लिए, बॉडी को बैलेंस करने के लिए। मेन इंपॉर्टेंट काम है रखना कि हार्ट बीट के लिए ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ल्यूकेमिया क्या है? एक तरह का कैंसर है जिसकी वजह से एब नॉर्मल इंक्रीज हो जाता है आपकी नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स में। जो वाइट ब्लड सेल WCC होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इंक्रीज हो जाता है, वो एक तरह का कैंसर है जिसको ल्यूकेमिया बोलते हैं, राइट। तो ल्यूकेमिया याद रखना। देखो आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें नहीं है, समझने वाले वन लाइनर्स हैं। जो समझने वाली चीज़ें होंगी समझा दूंगा, वरना बस एक रीडिंग ले लो तो याद हो जाएगा, ऐसी चीज़ें हैं, राइट। ट्रिक वाली चीज़ें आज कम ही हैं। बुलिमिया क्या है? एक तरह का इमोशनल डिसऑर्डर है। कैसे याद रखोगे? आपको बुली किया जाता है, कभी कोई बुली कर दे तो आप इमोशनली बैड फील करते हो ना, तो इस तरह से बुलिमिया को एक इमोशनल डिसऑर्डर याद रखना, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई ए डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज। अगर आपकी बॉडी इमेज अच्छी नहीं है, आप बहुत मोटे हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिज़ायर हो रही है वेट लूज़ करने का, लेकिन आप एक्सट्रीम ओवर ईटिंग कर रहे हो, फॉलोड बाई अ फास्टिंग और सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग और पर्जिंग, ये सब बुलिमिया के ही लक्षण है, याद रखना इसको, ठीक है। अच्छा, नियर साइटेडनेस क्या होती है? कि नियर साइटेडनेस, आपको पास की चीज़ें दिख रही हैं मगर दूर की चीज़ें नहीं दिख रही हैं, ठीक है, या फिर दूर की चीज़ें ब्लरी दिख रही हैं, तो वही मायोपिया कहलाएगा। मतलब मायोपिया में क्या होगा? नियर साइटेडनेस। देखो ये कंफ्यूजिंग है, नियर साइटेडनेस सोच के ये मत सोचना कि आपको पास की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। नियर साइटेडनेस है मतलब नियर की चीज़ें आप साइट कर पा रहे हो, पास की चीज़ें आप देख पा रहे हो, मगर दूर की चीज़ें आपको ब्लरी दिख रही हैं, राइट। दूर की चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं, इसको मायोपिया बोलते हैं। अगर आपको मायोपिया समझ आ गया तो हाइपरमेट्रोपिया अपने आप समझ आ जाएगा, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया जस्ट इसका उल्टा होता है। उसमें पास की चीज़ें नहीं दिखती, दूर की चीज़ें दिखती हैं, ठीक है, वो फार साइटेडनेस होती है। तो मायोपिया याद कर लो, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद रहेगा। हाइपरमेट्रोपिया इसका एग्जैक्ट उल्टा है, राइट। तो कैसे याद रखोगे कि मायोपिया में पास की चीज़ें दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती हैं? देखो ये सब भूल भी जाओ अगर, तो एक चीज़ याद रखना, मायोपिया मतलब मेरा पिया, ठीक है। तो आपका जो पिया है अगर वो आपके पास आ गया तो आपको उसके आसपास की दूर की चीज़ें कुछ दिखेंगी? आपको सिर्फ आपका पिया ही दिखेगा ना। तो मायोपिया, अगर मेरा पिया मेरे पास आ गया तो मुझे खाली पास की चीज़ें ही दिखेंगी, दूर की चीज़ें दिखना बंद हो जाएंगी। ऐसे करके बस इसको हमेशा के लिए याद कर लो। अब कभी भी क्वेश्चन आए तो गलत मत करना। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 98.4 फ़ारेनहाइट या फिर 36.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, याद रखना इसको। 36 को 37 डिग्री बोल सकते हो, 36.9 मतलब 37 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, राइट। ये 98.4 का 98.6 सही दिया है, तो बस इतना याद रखना 98 के आसपास फ़ारेनहाइट में होता है और 36.9 या 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है, ठीक है, सेल्सियस में। इतनी चीज़ें याद रखना। अच्छा एक चीज़ और, इन वीडियोज़ में क्योंकि ये प्योरली फैक्चुअल नेचर की वीडियोज़ आ रहे हैं स्मार्ट अध्ययन में, राइट, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि मैं जो सोर्सेज फॉलो करूँ, क्या है, घटना चक्र है, लूसेंट है, यही सबसे बनाऊंगा ना मैं वीडियो, और तो क्या ही सोर्सेज हमारे पास। तो कुछ फैक्चुअल एरर्स उन बुक्स में हैं ऑलरेडी, कुछ फैक्चुअल एरर उन बुक्स में हैं। अब मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं जब कंटेंट बना रहा हूँ तो चेक करूँ क्या वो फैक्ट सही दिए हैं गलत दिए हैं। तो कुछ फैक्ट्स, एक या दो फैक्ट्स हर वीडियो में हो सकता है गलत हों, और आप में से कुछ लोग तुरंत उसको करेक्ट करते हो, और जो भी करेक्ट करता है उन फैक्ट्स को वो मैं तुरंत पिन करता हूँ। तो एक बार पिन मैसेज चेक कर लिया करो जब वीडियो देखो कि कोई फैक्ट्स गलत था, किसी ने सही किया होगा तो सर ने उसको पिन कर दिया है, राइट। तो आप लोग बताया भी करो, कोई गलती निकले वीडियोज़ में तो कमेंट में लिख दिया करो, ठीक है। ऐसे ही एक कम्युनिटी ऐसे ही ग्रो करती है ना, अगर मान लो, क्योंकि फैक्चुअल नेचर है, एरर होना इज़ लाइक वो होगी ही होगी, ह्यूमन एरर होगी, राइट। क्योंकि अगर एक एक फैक्ट्स तो मैं वेरीफाई करने लगूंगा, जो कि क्योंकि मैं उन बुक्स पे ट्रस्ट करता हूँ, राइट, मुझे क्या पता कौन से फैक्ट गलत दिए हूँ। तो अगर आपको लगे कोई फैक्ट गलत आ रहा है तो डायरेक्टली आप कमेंट में लिख दिया करो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, राइट। तो उसको अच्छे से मेंशन कर दिया करो, मैं पिन कर दूंगा और मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूँगा। और जो लोग रात में 9 बजे क्विज अटेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं कर रहे हैं, वो 9:30 से 10 के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लिंक शेयर कर देते हैं। लेकिन कोशिश करो कि लाइव ही क्विज दो, क्योंकि उसमें रैंकिंग आती है, रैंकिंग आने का एक अलग ही मज़ा होता है, आपको सेंस ऑफ कंपटीशन फील होता है, ठीक है। अच्छा 9 बजे का टाइम है तो हो सकता है कई बार 9:15 भी बज जाए, क्योंकि क्विज बॉट स्टार्ट होने में बहुत टाइम लगाता है, ठीक है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, 3000 से ज़्यादा ही बच्चे हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान दिया करो कि टाइम पे आ जाओ, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा क्विज सॉल्व करने, राइट। नेक्स्ट इज टेट्राप्लेगिया या फिर क्वाड्रिप्लेगिया भी इसको बोलते हैं। इसका मतलब कि आपके पैरालिसिस हो जाए, किसी भी इंजरी की वजह से आपको पैरालिसिस हो जाए, जिसमें आपके चारों चीज़ों में, ठीक है, आपके जो मतलब 4 लिम्स होते हैं, 4 लिम्स होते हैं, दोनों आर्म्स और दोनों पैर पूरे ही पार्शियल तरीके से या पूरी तरह से चारों चीज़ें, ठीक है, दोनों हाथ दोनों पैर पैरालाइज हो जाए अगर, तो उसको टेट्राप्लेगिया बोलते हैं, राइट। याद रखना ये मेनली क्यों होता है टेट्राप्लेगिया? अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई ना, स्पाइनल कॉर्ड में सर्वाइकल रीजन में आपकी इंजरी हो गई,
तब मेनली ये होता है। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ही आपके मैसेजेस को ब्रेन तक पहुंचाती है बॉडी के, ठीक है। जो ब्रेन के मैसेजेस होते हैं उसको बॉडी तक कौन पहुंचाता है? स्पाइनल कॉर्ड पहुंचाती है। अगर स्पाइनल कॉर्ड वाले एरिया में ही डैमेज हो गया तो फिर आपके दोनों हाथ और दोनों पाँव मतलब ब्लॉक हो जाएंगे, पैरालाइज हो जाएंगे, तो उसको ही टेट्राप्लेजिया बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। अनीमिया क्या होता है? अनीमिया मतलब आरबीसी के नंबर में डिक्रीज़ हो गया। जैसे ल्यूकीमिया पढ़ा था ना, जिसमें वाइट WBC के नंबर में इंक्रीज़ हो जाता था, कैंसर होता है वो, वैसे ही अनीमिया होता है जिसमें आरबीसी के नंबर में डिक्रीज़ आ जाता है, राइट। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज लोअर एबिलिटी ऑफ द ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन, क्योंकि अब आरबीसी कम हो गया मतलब हीमोग्लोबिन कम हो गया, तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाना ब्लड में। इसका मतलब जब हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो एबिलिटी ऑफ द ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन कहाँ से होगा, राइट, वो कम हो जाएगी अपने आप। तो अनीमिया याद रखना। केमिकल ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, जो किडनी में स्टोन्स बनते हैं ना, वो केमिकल ऑक्सलेट के स्टोन्स होते हैं, पहले बता चुका हूँ मैं आपको। बट ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बनते कैसे हैं? अगर आपके यूरिन में बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट आ जाए तब ये स्टोन्स बन जाते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स हैं। तो ये ऑक्सलेट होता क्या है जो आपके यूरिन में आ जा रहा है? ऐसा क्या होता है ऑक्सलेट? देखो, ऑक्सलेट जो होता है एक तरह का नेचुरल केमिकल होता है, ठीक है। सॉल्ट या आयन फॉर्म में नेचुरल केमिकल होता है जो बहुत सारे प्लांट्स में और अपनी बॉडी में भी पाया जाता है। जैसे आप पालक खाते हो, बीटरूट खाते हो, नट्स खाते हो, काजू बादाम, चाय पीते हो, चॉकलेट पीते हो, इन सभी से थोड़ा थोड़ा हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के टाइम पे ऑक्सलेट बनता रहता है, और वो ऑक्सलेट हमारे यूरिन के थ्रू बॉडी को छोड़ देता है। मगर जब बहुत ज़्यादा ऑक्सलेट कंबाइन हो जाता है, ठीक है, और खुदा ना खास्ता अगर वो ऑक्सलेट कैल्शियम से कंबाइन हो जाता है तो फिर वो कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स बना देता है बॉडी में, ठीक है, और वही जाके वही क्रिस्टल्स किडनी स्टोन्स कहलाते हैं, ठीक है। जब ऑक्सलेट और कैल्शियम की दोस्ती हो जाए तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट बन के आपकी किडनी में स्टोन्स बन जाते हैं, याद रखना। अब 11 मिनट का लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी। कुछ लोग इस लेक्चर को 7 या 8 मिनट में छोड़ के चले गए होंगे और सोच रहे होंगे चलो अब आगे का शाम को पढ़ लूँगा। अगर आप अभी तक इस लेक्चर में बने हुए हो एक बार में, तो लिखो सर बायोलॉजी रिवीजन डन, बायोलॉजी रिवीजन डन। जो ये कमेंट करेगा इसका मतलब उसने 11 मिनट से ज़्यादा इस वीडियो को देखा है। सो लेट्स सी कितने लोग पूरा वीडियो देखते हैं, एक बार में पता चलेगा, ठीक है। याद रखना, जब आप पानी का ग्लास पीते हो, एक ग्लास पानी पीते हो, उसमें 0 कैलोरीज मिलती हैं आपको। कैलोरी क्या होती है? कैलोरी इज़ अ यूनिट ऑफ एनर्जी व्हेन द बॉडी नीड्स इट फॉर एनर्जी, ठीक है। कैलोरी क्या है? यूनिट ऑफ एनर्जी है, और बॉडी को कैलोरी चाहिए, एनर्जी मतलब एनर्जी तो चाहिए ना। अगर बॉडी को कैलोरी चाहिए होगी एनर्जी के लिए, राइट, तो बॉडी को कैलोरी चाहिए एनर्जी के लिए, तो ये याद रखना। और एक गिलास पानी में आपको कुछ कैलोरी नहीं मिलती, पानी में कोई कैलोरी नहीं होती, राइट। अब याद रखना, यहाँ एग्जामिनर क्या करेगा? खेला कर सकता है। एग्जामिनर खेला कैसे करेगा? लिख देगा 0 कैलोरीज आर गेन्ड बाई ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ लेमन वाटर, ठीक है। जहाँ लेमन या कुछ भी ऐड किया वाटर में तो वहाँ कैलोरी आ जाएगी, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। बाकी जो भी आप फूड्स लेते हो, ड्रिंक्स लेते हो, उसमें तो कैलोरीज होती ही हैं। याद रखना, जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन होते हैं वो कितने होते हैं, उसमें कितनी कैलोरीज होती है? कार्ब्स और प्रोटीन में 4 कैलोरीज पर ग्राम होती हैं, ठीक है। चाहे आप कार्बोहाइड्रेट लो या प्रोटीन लो, दोनों में ही 4 कैलोरी पर ग्राम होगी। वहीं अगर आप फैट कंज्यूम करोगे तो 9 कैलोरीज पर ग्राम होती है। तो 4 और 9 याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। अब कैलोरी की डेफिनेशन देख लो, किसी को नहीं पता होती कैलोरी की डेफिनेशन। कैलोरी का डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। इतनी एनर्जी जो कि 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करने के लिए चाहिए टेम्परेचर, वही कैलोरी कहलाती है, ठीक है। कोई पानी है 1 ग्राम पानी है, उसके टेम्परेचर को आपको 1 डिग्री सेल्सियस रेज करना है, उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसी को कैलोरी कहते हैं, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कैलोरी की। नैनो प्लग क्या है? नाम से ही लग रहा है कि हियरिंग एड्स में कोई किसी को सुनाई नहीं देता तो नैनो प्लग यूज़ करें। जैसे अभी जो हियरिंग एड्स हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, तो ये बहुत स्मॉलेस्ट साइज़ का बनाया गया नैनो प्लग, तो पूरी तरह आपके कान के अंदर समा जाता है। तो छोटा सा नैनो प्लग हियरिंग एड है, ठीक है, सुनने के लिए काम आता है। स्लीप एपनिया क्या होता है? बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है जिसकी वजह से पेशेंट को सोते वक्त ब्रीदिंग में ही पॉज हो जाती है। कुछ लोग ना ध्यान से सुनना अगर वो सोते रहते हैं, बीच में उनकी सांस ही रुक जाती है, उन्हें पता भी नहीं चलता है, ठीक है। यानी कि बहुत ही हल्की हल्की या तो सांस आएगी या फिर बिल्कुल सांस रुक जाती है कुछ सेकंड्स के लिए, चाहे कुछ सेकंड्स के लिए और कुछ लोगों की बहुत मिनट्स के लिए सांस रुकती है सोते वक्त, तो स्लीप एपनिया बोलते हैं उसको। अच्छा, याद रखना कि देयर आर 3 प्लेसेस इन बॉडी फ्रॉम वेयर अ सर्जन टिपिकली रिमूव्स अ पीस ऑफ हेल्दी ब्लड वेसल इन अ कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। मतलब जब भी कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी होती है उसमें कुछ पीसेज ऑफ हेल्दी ब्लड वेसल्स को रिमूव करना होता है। कहाँ से करना होता है? बॉडी के 3 प्लेसेस में से। एक तो आपके लेग के अंदर से, दूसरा फोर आर्म से,
और तीसरा जस्ट बिहाइंड द चेस्ट वॉल। तो ये तीनों लोकेशन याद रखना, यहीं से कोरोनरी आर्टरी बाईपास के टाइम पे यहीं से हेल्दी ब्लड वेसल्स निकाले जाते हैं, ठीक है। इनसाइड द लेग, फोर आर्म एंड जस्ट बिहाइंड द चेस्ट वॉल। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। बायोलॉजिकल रीसर्फिंग किस तरह रिलेटेड होती है। तो आपके नी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, घुटने के जॉइंट्स में अगर प्रॉब्लम है तो एक सर्जिकल टेक्निक होती है जिससे घुटने के जॉइंट्स की दर्द को ठीक किया जाता है, वो है बायोलॉजिकल रीसर्फिंग, ठीक है। याद रखना बायोलॉजिकल रीसर्फिंग, ये तो घुटना बना दिया इसलिए, तो याद रखना इसको। सेरेब्रल पाल्सी, इट इज़ अ ब्रॉड टर्म यूज टू डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ chronic palsy disorder that impair control of movement due to damage to the developing brain। अगर आपका ब्रेन डेवलप नहीं हो पा रहा है सही से तो आपके कंट्रोल ऑफ मूवमेंट में भी दिक्कत आएगी, उसी को सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। बस इतना याद रखना, ठीक है। ये यूजुअली 2 से 3 साल के बच्चों में शुरू हो जाता है और ये नॉन प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है, ठीक है। ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि नॉन प्रोग्रेसिव है, याद रखना, प्रोग्रेसिव नहीं है, नॉन प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है, इतना याद रखना, सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है। अच्छा, कुछ एनिमल्स होते हैं, मरीन एनिमल्स, इंसेक्ट्स होते हैं जो अपनी बॉडी से लाइट एमिट करते हैं, जैसे जुगनू होता है ना, तो उस प्रोसेस को बोलते क्या हैं, जो अंधेरे में लाइट एमिट करते हैं, वो होते हैं फॉस्फोरेसेंस बोलते हैं या बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी हो। तो याद रखना ये इसी की बात हो रही है, एनिमल और इंसेक्ट से लाइट जो एमिट हो रही है अंधेरे में, तो फॉस्फोरेसेंस या बायोल्यूमिनेसेंस दोनों ही एक चीज़ है। अब ये तो मैंने आपको लेमन टर्म में समझा दिया, लेकिन एक डिफरेंस होता है फॉस्फोरेसेंस और बायोल्यूमिनेसेंस में, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप खुद सर्च करो और कमेंट में बताओ कि क्या डिफरेंस होता है फॉस्फोरेसेंस और बायोल्यूमिनेसेंस में। जनरली तो यही है कि अंधेरे में लाइट एमिट कर रहे हैं, बट हल्का सा डिफरेंस है, वो आप पता करो ताकि आपको चीज़ें याद रह जाएं। सब कुछ मैं बता दूंगा, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे होगी। एस्ट्रोजन क्या होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं, लेकिन जैसे ही मेनोपॉज आता है वुमेन में, वैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो फॉर्म होना बंद हो जाता है, ठीक है। याद रखना, मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन वुमेन में फॉर्म होना बंद हो जाता है। प्रोटीन रिच फूड जो होते हैं उसमें जो एमिनो एसिड होता है उसको बोलते हैं टायरोसिन। तो ये जो टायरोसिन होता है, ठीक है, जो प्रोटीन रिच फूड्स में जो टायरोसिन नाम का एमिनो एसिड होता है वो किस चीज़ में हेल्प करता है, आपके डोपामिन प्रोडक्शन में, आपके नोरेपेनेफ्रीन में और एपिनेफ्रीन में, इन सब चीज़ों के प्रोडक्शन में हेल्प करता है प्रोटीन रिच फूड, क्योंकि उसके अंदर होता है एक एमिनो एसिड जिसको कहते हैं टायरोसिन। वो आपके मेनली डोपामिन वगैरह के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिससे आप काफ़ी ज़्यादा अलर्ट और एनर्जेटिक रहते हो दिन भर, राइट। अच्छा, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ये किसने प्रपोज करा था, वॉटसन एंड क्रिक ने। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए है क्या, वही जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है ये वाला, राइट, जिसमें बीच में ये पेयर होते हैं ATGC। तो ये जो ATGC, ऐसा नहीं लगता कोई ट्रिक बना दी है बहुत अच्छी सी, कोई बहुत अच्छी सी ट्रिक बना दी है, पूरा डबल मॉडल का हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर दे दिया है, लैडर टाइप का स्ट्रक्चर दे दिया है, ऐसा लगता है डीएनए के बेसिस पे कोई ट्रिक बना के डीएनए का शेप बना के याद कराया जा रहा है। तो उसी को बोला गया व्हाट अ ट्रिक, व्हाट अ ट्रिक, ठीक है। व्हाट अ ट्रिक मतलब वॉटसन एंड ट्रिक, ऐसे याद रखना कि डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए एक तरह की अच्छी सी ट्रिक बना दी, ATGC बेस पेयर्स को कैसे अरेंज करना है, राइट। तो व्हाट अ ट्रिक से याद रखना डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। याद रखना फंक ने डिस्कवर किया था विटामिन्स को। विटामिन्स का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था, फंक, याद रखना बस, ठीक है। पूरा नाम नहीं याद रखना, फंक याद रखना। विटामिन्स को खोज करने वाले कौन थे, फंक। विटामिन्स का पूरा नाम क्या है, वाइटल अमीन्स, विटामिन्स। तो कैसे याद रखोगे फंक, देखो अगर आप सिगरेट वगैरह फूंकते हो ना ज़्यादा, तो आपकी बॉडी में विटामिन वगैरह अब्जॉर्व नहीं हो पाता ठीक से, ठीक है, सही से सिंथेसाइज नहीं हो पाएंगे फिर, इसलिए कहते हैं भाई फूंका कम कर, वरना मल्टी विटामिन वगैरह खाने पड़ेंगे। तो फूंका कम करो अगर विटामिन वगैरह बॉडी में अच्छे से चाहिए तो, याद रखना। मिल्क में वाइट कलर किस वजह से होता है, कैसीन्स की वजह से होता है, ठीक है। ये जो प्रोटीन होते हैं कैसीन नाम के, ये कॉमनली मेमेलियन मिल्क में पाए जाते हैं, मेकिंग अप टू 80% ऑफ द प्रोटीन इन काउज मिल्क एंड 20 to 45% ऑफ द प्रोटीन इन ह्यूमन मिल्क। जो मदर का मिल्क होता है उसमें 20 to 45% कैसीन होता है, वहीं जो काऊ का मिल्क होता है उसमें 80% तक कैसीन पाया जाता है, याद रखना। वाइट कलर ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये। अच्छा, विटामिन A, B, C, D, E ये सब हमारी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ठीक है। ये विटामिन रिच फूड जब हम खाते हैं उनके थ्रू हमें मिलते हैं। विटामिन A कहते नहीं, ये खा लो विटामिन C मिलेगा, नींबू खा लो विटामिन C मिलेगा, ये खा लो विटामिन B मिलेगा, गाजर खा लो विटामिन A मिलेगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ खाने से ये विटामिन हमें मिलते हैं, बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होते। लेकिन जो विटामिन D और K हैं वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं D और K। बाकी A, B, C, D, E हमें एक्सटर्नली लेने पड़ते हैं। याद रखना, अगर कोई ग्रीन वेजिटेबल्स खाना बिल्कुल बंद कर दे तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है और विटामिन A की डेफिशिएंसी हो सकती है। ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर खाया करो। एनोस्मिया क्या है, एनोस्मिया में नोज़ आ रहा है, नोज़ मतलब सेंस ऑफ स्मेल आपकी ख़राब हो गई है, एक तरह का मेडिकल टर्म यूज़ होता है सेंस ऑफ स्मेल के लिए, ठीक है। ब्रेन इंजरी हो गई तो भी एक नसल कंडीशन हो सकती है आपको कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है कुछ लोगों को पैदा ही से होते हैं, उनको सेंस ऑफ स्मेल सही नहीं रहता है, ठीक है। अच्छा, गम्बूजिया क्या है, एक तरह की फ्रेश वाटर फिश है जो कि मॉस्किटो के अंडे वगैरह खा लेती है, पानी के अंदर रहती है, ठीक है। तो मॉस्किटोज़ के एग्स वगैरह खा लेती है,
ठीक है, तो गम्बूजिया फिश याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। थ्रोम्बिन क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग से एसोसिएटेड है। थ्रोम्बिन इज अ सेरीन प्रोटीज दैट कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजन इनटू फिब्रिन इन ब्लड कोagulation। बेसिकली इतना याद रखना है कि थ्रोम्बिन जो है एक तरह का प्रोटीन है, ठीक है, एक तरह का प्रोटीन नहीं है, सॉरी, एक तरह का ब्लड एंजाइम है। आपकी बॉडी में एक तरह का ब्लड एंजाइम है, ठीक है। और क्या करता है ब्लड एंजाइम, ठीक है। अब ब्लड एंजाइम है तो हाँ बोल सकते हो प्रोटीन एंजाइम को, ठीक है। तो एक तरह का मान लो ब्लड एंजाइम है आपकी बॉडी में, करता क्या है वो, जो आपको चोट लगती है, खून निकलने लगता है, ठीक है, तो उस पर थोड़ी देर बाद क्लॉटिंग हो जाती है ब्राउन कलर की, राइट। तो वो क्लॉटिंग करने का काम थ्रोम्बिन का, वो थ्रोम्बिन ही होता है, ठीक है, उसी से करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, बोन डिजीज़ है, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स वगैरह होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, यानी कि आपके बोन में मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है ऑस्टियोपोरोसिस होगा तो। रेफ्रिजरेशन, कैसे खाना लंबे समय तक फ्रिज में सही सेफ रहता है, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होता है किसी न के एग्जाम में। तो याद रखना, रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन जो है रिड्यूस हो जाते हैं, इस वजह से फूड प्रिजर्व लंबे समय तक रहता है फ्रिज के अंदर रखने पर। जीन स्प्लिसिंग क्या होती है, जीन स्प्लिसिंग एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आर रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, बस इतना याद रखना। जीन स्प्लिसिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी दोनों ही जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं। अ प्रोसेस बाई विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मैटर इनटू सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेशन। ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है, कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म ही आपके कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स मैटर को सिंपल चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं, उसी को बायोडिग्रेडेशन बोलते हैं। अकोमलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स लीड्स टू फटीग। अगर आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा होने लग जाए तो आपको बहुत ज़्यादा थकान रहेगी, ठीक है। लैक्टिक एसिड मिलता कहाँ से है, अभी चलो आगे बताऊँगा, आगे लिखा हुआ है। पोलियो जो है वायरस है, पता ही है सबको, पोलियो वायरस से कॉज होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से कुछ लोग चल नहीं पाते ठीक से, कुछ भी हो जाता है बॉडी में, ठीक है। तो पोलियो को बचाने के लिए वैक्सीन दी जाती है, जो कि बर्थ होने के तुरंत बाद एक इंजेक्शन लगाया जाता है, उसी को वैक्सीन का मतलब मेन वैक्सीन जो होती है पोलियो की, बर्थ के तुरंत बाद लगाई जाती है, ठीक है। तो पोलियो याद रखना वायरस है। और ये डिस्कवर किसने किया था पोलियो वैक्सीन को, जॉनस साल्क ने। कैसे याद रखोगे, पोलियो जो ना चल सके, जो ना चल सके, ठीक है, तो जॉनस सल्क जो ना चल सके उसको पोलियो है, राइट। पोटेशियम ब्रोमाइड एक तरह का सेडेटिव है, ठीक है, आपको बेहोश कर दिया जाता है या किसी एक बॉडी के पार्ट को नम करने के लिए यूज़ होता है, राइट, कभी कोई इलाज कराना, ऑपरेशन करना हो तो। द एंजाइम ट्रिप्सिन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, राइट। अब ये ट्रिप्सिन और ये थ्रोम्बिन, इन सब में कंफ्यूज मत करना, थ्रोम्बिन ब्लड क्लॉटिंग में यूज़ होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में यूज़ होता है। टर्म न्यूट्रास्यूटिकल्स दो वर्ड से बने, न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर नोन फॉर न्यूट्रिशनल एंड मेडिसिनल वैल्यूज़, ठीक है। ऑब्वियसली ऐसी चीज़ें जिसमें फार्मास्यूटिकल भी हो, न्यूट्रिशन भी हो, जो दवाई हो जिसमें न्यूट्रिशन भी हो, जैसे मल्टीविटामिन्स लेते हो, एक तरह के न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, राइट। तो वो चीज़ें याद रखो, उसको न्यूट्रास्यूटिकल्स बोलते हैं, फार्मा की चीज़ें भी हो और न्यूट्रिशन भी हो। आर्टिथर एक तरह का इंजेक्शन है जो कि मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं। ड्यू टू इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, लेड वॉज फाउंड इन एक्सेस क्वांटिटी इन वाटर एंड एक्वेटिक क्रिएचर्स इन जापान, विच कॉज मीनामाता डिजीज़। बस इतना याद रखना है कि मीनामाता डिजीज़ जापान में शुरुआत हुई थी और क्यों होता है, लेड की वजह से होता है, LEAD, मीनामाता। ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, फेमुर। फेमुर याद रखना, लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की। कॉलरा बैक्टीरिया से होता है, एथलीट फुट फंजाई से होता है, ये डिफरेंस याद रखिएगा दोनों में। आपका हार्ट रेस्ट कब करता है, जो दिल की दो धड़कनें होती हैं उनके बीच में जो थोड़ी देर का पॉज आता है, उसी टाइम पे आपका हार्ट रेस्ट करता है। एक अडल्ट को कितना आयरन चाहिए पर डे में, हर दिन 20 मिलीग्राम आयरन पर डे चाहिए एक एडल्ट पर्सन को। मेनिंगिटिस क्या होता है, इट इज़ अ डिजीज कॉज बाय द स्वेलिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स ओवर द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। आपके स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में स्वेलिंग हो जाती है मेम्ब्रेन्स में, उसको मेनिंगिटिस बोलते हैं। ये एक तरह का वायरस की वजह से होता है जो कि ब्रेन को अफेक्ट करता है, इसमें बहुत तेज़ फीवर होता है और कई बार इसमें डेथ भी हो सकती है। यूरिया इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ यूरिन, पता है यूरिन से ज़्यादा यूरिया होता है, लेकिन बाद में उस यूरिन से बदबू क्यों आती है, बिकॉज वो जो यूरिया होता है जब एक्सक्रीशन आपकी बॉडी से निकल जाता है वो, ठीक है, तो वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से बैड स्मेल आती है। लैक्टोस एक तरह की डाइसेचुराइड शुगर होती है, ठीक है। लैक्टोज क्या है, डाइसेचुराइड शुगर है, जो कि जिसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है। और ये लैक्टोज कहाँ मिलता है, मिल्क में मिलता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है, सोर मिल्क में मिलता है, खट्टे मिल्क में, जैसे दही वगैरह में लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टोज मेक्स अप अराउंड 2 to 8% ऑफ मिल्क, वेरीज फ्रॉम स्पीशीज एंड इंडिविजुअल, ठीक है। 2 से 8% ऑफ मिल्क में लैक्टोज होता है। मिल्क विद रिड्यूस्ड लैक्टोज इज ऑल्सो अवेलेबल, आजकल तो कम लैक्टोज वाले मिल्क भी आ रहे हैं, बिकॉज कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट हो गए अचानक। द सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग इज लोकेटेड एट हैदराबाद। DNA फिंगरप्रिंटिंग का हैदराबाद में सेंटर है, याद रखना।
फिंगर प्रिंटिंग क्यों की जाती है? कभी कोई गलत काम करोगे तो आपकी फिंगर प्रिंटिंग करवाई जाएगी, देखें जरा कहीं पकड़ो इसको, ठीक है, तो फिंगर प्रिंटिंग आपकी डीएनए की करवाई जाएगी। तो फिर क्या होगा, आपको थोड़ा सा डर लगेगा, डर है, ठीक है, थोड़ा सा डर है फिंगर प्रिंटिंग कराने में। तो है डर, हाँ है, क्यों? क्योंकि फिंगर प्रिंटिंग कराने जाना है हैदराबाद, याद रखना। Every person, the structure of DNA is specific and unique. Because of this, DNA is used to ascertain paternity and catch criminals. Criminals को कैच करने के लिए, आपके पैटर्निटी को असर्टेन करने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। याद रखना, कोलेस्ट्रॉल एक तरह का स्टेरॉयड है और फ्लाइंग फिश एक तरह की ट्रू फिश है। यहाँ पे ये भी याद रखना कि जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कटल फिश, ये सब फिश नहीं होती हैं, ठीक है, ये सब फिश नहीं होती हैं, जेली फिश, स्टार फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश, ठीक है, बट फ्लाइंग फिश ट्रू फिश है, इतना याद रखना। जीनोम मैपिंग, नाम से ही पता है जीन की मैपिंग करना है ताकि आपको जीन के लोकस का पता चल सके और डिस्टेंसेस बिटवीन द जीन से पता चल सके, उसकी मैपिंग करोगे तो पता चलेगा ना। अच्छा याद रखना कि मधुमक्खियों का यूज़ होता है इन डिटेक्शन ऑफ लैंड माइंस को डिटेक्ट करने के लिए बीज का यूज़ होता है। किडनी डैमेज एंड पैरालिसिस ऑफ मसल आर एसोसिएटेड विद पोटेशियम डेफिशिएंसी। अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम की कमी है तो आपकी मसल्स पैरालाइज हो सकती हैं और किडनी खराब हो सकती है। क्लोरोक्विन एक तरह का मेडिकेशन है जो मलेरिया के प्रिवेंट करता है, ठीक है। 3 कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं जो कि पूरी डेवलपिंग कंट्रीज में फैले हुए हैं बिकॉज ऑफ अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बैड सैनिटेशन। कौन कौन से? मलेरिया, एक्यूट डायरिया, सिस्टोसोमियासिस, ये 3 हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज में फैले हुए हैं बिकॉज ऑफ गंदगी की वजह से, ठीक है, ये तीनों डिजीज। याद रखना, आपके ब्लड में अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा तो आपकी ब्रीदिंग का रेट बढ़ जाएगा, आप जल्दी से सांस लोगे ताकि आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन आपके ब्लड में कम हो रहा है। विटामिन सी आपके घावों को भरने में, जख्मों को भरने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर किसी का ब्रेकअप वगैरह हो जाए तो तुरंत विटामिन सी पिया करो ताकि आपके जख्म भर जाएँ। वैसे वो फिजिकल वाउंड्स की बात कर रहा है, मेंटल नहीं। स्टोन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन गाल ब्लैडर प्राइमरली अफेक्ट द डाइजेशन ऑफ फैट्स। जो गाल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं वो आपके फैट के डाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं। साइबोजोल क्या है? एक तरह का सल्फा ड्रग है। सल्फा ड्रग बोले तो ग्रुप ऑफ एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन, राइट। याद रखना, जो सल्फा ड्रग्स होते हैं ना, ये पहले एंटीबायोटिक्स थे। जब पेनिसिलिन भी नहीं मिला था उसके पहले से सल्फा ड्रग्स होते थे, एंटीबायोटिक्स के तौर पर यूज़ किया जाते थे पेनिसिलिन से पहले से, याद रखना इस चीज़ को। कंगारू रैट्स एक्सक्रीट्स सॉलिड यूरिन। कंगारू रैट सॉलिड यूरिन एक्सक्रीट करता है, इतना याद रखना। विटामिन B12 आपके लीवर में लगभग 3 से 5 सालों तक रहता है और विटामिन B12 वाटर सॉल्युबल है। विटामिन B12 को क्या बोलते हैं? कोबालामीन, याद रखना, कोबालामीन। थायरॉक्सिन एक तरह का विटामिन है, हार्मोन नहीं है। सहेली एक तरह की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जो कि CDRI लखनऊ ने डेवलप करी है। एक नॉर्मल ह्यूमन में जो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड है वो 70 kg का एडल्ट है तो लगभग 5000 ml यानी 5 लीटर ब्लड उसमें होगा, ठीक है, याद रखना इसको। पेप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है वो कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में। स्पाइडर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया सिल्क को बोलते हैं गोसामार्क सिल्क। ये सब वन लाइनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बैक्टीरियोफेजेस बैक्टीरिया नहीं होते हैं, वायरस होते हैं दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज एक तरह के वायरस हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। फॉस्फोरस 32 ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इज अब्जॉर्ब्ड बाय द बोन मैरो। इट गिव्स अ डोज ऑफ रेडिएशन व्हिच स्टॉप्स द मैरो फ्रॉम मेकिंग टू मैनी सेल्स। तो फॉस्फोरस 32 ब्लड कैंसर में यूज होता है। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस बोन मैरो में ऑब्जर्व करवाई जाती है, ठीक है। इट गिव्स अ डोज ऑफ रेडिएशन व्हिच स्टॉप्स द मैरो फ्रॉम मेकिंग टू मैनी सेल्स। बहुत ज़्यादा सेल्स बनने से मैरो को रोक देता है। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इज नोन एज P32। P32 रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, याद रखना। इतना सा ही है आज का वीडियो, थोड़ा सा लेंदी हो गया बट कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज करना। टेक केयर। कमेंट्स में लिखो सर बायोलॉजी रिवीजन इज डन, ठीक है, बायोलॉजी रिवीजन डन। चलो बाय।